सिराज, गुड इवनिंग। और स्ट्रेट वे हम पॉइंट पे आते हैं। जे एंड के डिलिमिटेशन कमीशन, उसकी रिपोर्ट आ गई। अब उन्होंने टोटल 90 सीट्स जो हैं रिकमेंड की हैं असेंबली के लिए, जो गजट नोटिफिकेशन होगा। और 5 सीट ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के लिए। और जम्मू की सीट एक्चुअली उन्होंने 37 से बढ़ा के 43 कर दी, और कश्मीर की 46 से बढ़ा के 47 कर दी। और इसके अलावा बाद में ऐसा कुछ होगा कि कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीट, बट उसका अभी गजट नोटिफिकेशन में कुछ नहीं आने वाला है। दैट इज़ प्रॉब्ली ए फ्यूचर प्लानिंग विच दे हैव गॉट। और जो 5 सीट हैं वो बेसिकली बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, जम्मू। अब एक मेरे को जनरल फीलिंग बताओ, कश्मीर वैली में जनरली लोग क्या सोच रहे हैं कि जम्मू की जो सीट कर दी 37 से 43, और कश्मीर को सिर्फ एक एडिशनल सीट मिली 46 से 47, और टोटल 90। तो जो कश्मीर वालों की क्या फीलिंग हो रही है, जम्मू वाले तो खुश हैं, दैट आई एम अवेयर ऑफ। तो कश्मीर के अंदर क्या फीलिंग आ रही है लोगों को इस बारे में? गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे अपनी चैनल पे फिर से मौका दिया बोलने के लिए। तो देखिए, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन का सवाल है, हमें कश्मीर के लोगों को जम्मू वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी सीटें बढ़ा दी गई या कुछ भी, मतलब क्योंकि एक पॉलिटिकल राइट है। अगर यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में ज्यादा सीटें थी पहले, तो जम्मू वालों की भी रिप्रेजेंटेशन कम थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्वली जम्मू एंड कश्मीर को मिला है आज डिलिमिटेशन कमीशन में सीट्स के हिसाब से। लेकिन कश्मीर के लोग इस बात से थोड़े बहुत खफा है, थोड़े बहुत क्या बल्कि काफी हद तक खफा है कि थोड़ा सा वो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें मतलब बीजेपी फैक्टर ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम बात करेंगे, कई जगह पे तो काफी अच्छा रहा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके डिलिमिटेशन के हवाले से। और कई जगह पे लोग नाराज है। जैसे हम शुपियन की बात करें, शुपियन डिस्ट्रिक्ट को पार्लियामेंट्री सीट श्रीनगर के साथ मिलाया, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता है, जिसका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता है। शुपियन और श्रीनगर के दरमियान एक पुलवामा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको छोड़ के आपको मिलाया जाता है श्रीनगर के साथ। तो दूसरी बात है कि अनंतनाग को मिलाया जाता है जम्मू डिवीजन के साथ। पुंछ राजौरी के कुछ इलाके हैं या यहाँ पे उधमपुर के कुछ इलाके हैं, उनको रखा जाता है अनंतनाग के साथ, जिसका मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। होना तो ये चाहिए था कि शुपियन को मिलाना, शुपियन डिस्ट्रिक्ट को मिलाना चाहिए था इनको। अगर मिलाना ही था तो पुंछ राजौरी के साथ मिलाना चाहिए था। जैसे कि लोग सफर हो जाएंगे इससे भी, क्योंकि 6 महीने तो वहाँ रास्ता बंद रहता है। जम्मू मुगल रोड जो है, शुपियन मुगल रोड जो है वो 6 महीने बंद रहता है। तो काफी लोग नाराज है इस चीज को लेके। कश्मीर में अगर सीटें बढ़ा दी भी गई या रिजर्व कैटेगरीज के लिए रखी गई, एसटी के लिए कुछ सीटें हैं, तो लेकिन उसमें भी ये समझते हैं लोग कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बनी है। जी बिल्कुल। जो जम्मू वाले तो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ कि प्रोबली देर इज ए प्रोबेबिलिटी somebody coming from जम्मू एंड मेकिंग इट टू द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। और ये पहली बार होगा अगर ऐसा हुआ तो। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो सीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कश्मीर में ज़्यादा हैं, 47 है, और जम्मू में तो 43 बिल्कुल। हैं। 43। बट यस, आई डू एग्री के एकदम परफेक्ट जो रिकमेंडेशंस हैं वो उनकी नहीं आई। बट दूसरा जो मैं सुन रहा हूँ, वो स्पेशली जो अनंतनाग वाली सीट उन्होंने उसके साथ मिलाई है, राजौरी और पुंछ के साथ। तो प्रॉब्ली देर इज ए प्रॉबिलिटी के अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर उस रोड का जो कनेक्टिविटी है ना, मुगल रोड जिसकी आप बात कर रहे हो, मैंने वो रोड देखी हुई है। ओके, तो उस रोड की कनेक्टिविटी, मैंने सुना कि वहाँ पे कोई टनल वगैरह भी बनेगी, और उसकी कनेक्टिविटी पूरी मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी आने वाली है। तो वो तो इशू एक्चुअली एड्रेस हो जाएगा। ऑफ कोर्स जम्मू वाले काफ़ी खुश हैं, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि बीजेपी ने, ऑफ कोर्स देखो, दे आर ए पॉलिटिकल पार्टी, अपना इंटरेस्ट तो उन्होंने डेफिनेटली देखा है। और बिल्कुल कश्मीर में सर। भी ये बात लोग समझते हैं, और जम्मू में भी ये बात समझते हैं लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि जम्मू और कश्मीर के साथ वो
मतलब अपना इंटरेस्ट भी देखें और स्टेट का इंटरेस्ट भी देखें और इंडिया का इंटरेस्ट भी देखें, फिर तो लोग जनरली फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ वन वे। अब मेरे को बताओ कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो पीडीपी है, इनका क्या पक्ष है? इनको कितना नुकसान या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जहां तक हम लोकल मेन स्ट्रीम पार्टीज की बात करें, जैसे एनसी की बात करें, पीडीपी या कांग्रेस, जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की, या कोई और भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, वो सारे के सारे इससे पहले भी नाराज थे। डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट के आने से पहले भी नाराज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आज तो ज्यादा ही नाराज है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका फ्यूचर डार्कनेस में है। अब उनका फ्यूचर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एक वो जो पॉलिटिकल ग्रिप उन्होंने बनाई थी कश्मीर के हवाले से, या जम्मू को साइड लाइन करके, यहाँ पे सीटें ज्यादा थी वहां पे कम थे, तो उस हिसाब से वो क्या करते थे, उनको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता था जम्मू वालों को। तो मेरा तो ये मानना है कि ये स्टेट एक ही है, चाहे जम्मू डिवीजन हो या कश्मीर डिवीजन हो या पुंछ राजौरी हो, ये स्टेट है। और इसमें आप अगर चीफ मिनिस्टर जम्मू से भी लाते हैं या पुंछ राजौरी से भी लाते हैं या चिनाब वैली से लाते हैं या कश्मीर डिवीजन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंटल राह पे कैसे ले जाया जाए। हम डिलिमिटेशन कमीशन ने ये चीजें मद्देनजर रख के ही फैसला लिया है। मैंने पहले भी कहा कि कई चीजें हैं जिससे लोग नाराज भी है, लेकिन टोटली इस बात से एग्री भी नहीं किया जा सकता कि काफी चीजें बेहतर हुई है। जिस तरह से ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पे आई, तो लेकिन एक दुविधा अभी अभी भी है, एक गिला अभी भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो ये है कि यहाँ के कश्मीरी पंडित जो यहाँ से मतलब 90s में भगाए गए थे एक साजिश के तहत, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई अब की बार भी। मतलब जो गवर्नमेंट का गैजेट है उसमें कुछ नहीं दिखाया गया है वर्बली, या ऐसे ही बताया गया 3 सीटें या 2 सीटें हम उनके लिए नॉमिनेशन पे रखेंगे। रखेंगे। बल्कि जी, तो मेरा ये मानना है उनके लिए, अगर जैसे एसटी के लिए आपने 9 सीटें रखी है, रिजर्व कैटेगरी में 9 सीटें रखी है एसटी के लिए, तो मेरा ये मानना है कि कश्मीरी पंडितों के लिए भी अगर रिप्रेजेंटेशन रखी जाती रिजर्व कैटेगरी में, कुछ 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके, कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व रखी जाए, तो एक अच्छा मैसेज जाता कश्मीरी पंडित भाइयों को लेके, क्योंकि वो उनको पॉलिटिकली कभी भी रिप्रेजेंटेशन आज तक यहाँ की लोकल गवर्नमेंट में कभी नहीं मिली। चाहे हम अपर हाउस की बात करें या लोअर हाउस की बात करें, असेंबली या राज्यसभा की बात करें, उनको आज तक कभी, या पार्लियामेंट की बात करें, उनको रिजर्व कैटेगरी में कभी रिप्रेजेंटेशन मिली ही नहीं। चाहे तो जम्मू कश्मीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ के आम नागरिक जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जम्मू से चीफ मिनिस्टर लाए या से कश्मीर से चीफ मिनिस्टर लाए। यहाँ तो लोग तरसते हैं अमन के लिए, यहाँ डेवलपमेंट के लिए लोग कोशा है और चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे अमन हो। बस उस हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें टिकी हुई है मौजूदा सरकार पे या दिल्ली पे, नजरें टिकी हुई है कि कब हमारे लिए ऐसे डिसीजन लिए जाए जिससे कश्मीर के लोग खुशहाल रहें। या रिलीजियसली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा चीफ मिनिस्टर हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारा हक बनता है किसी भी कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उससे कोई हमें फर्क नहीं है। ओके शिराज, गुड पॉइंट। अच्छा, एक जो अभी एक तो दिस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज दिस हैज बीन रिजेक्टेड बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के कितने स्टेक्स हैं अब? शुड वी रियली टेक देम इनटू कंसिडरेशन एज फार एज आवर जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न्ड? देखिए, पाकिस्तान जहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आती है तो बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि वहाँ पे पाकिस्तान की बात भी आती है। वो इसलिए आती है कि उनके अपने देश के हालात खराब है, उनकी अपनी इकोनॉमी डाउन है, वो भूखे मर रहे हैं, लोग फाका कशी पे तैयार है वहाँ के लोग, और कर्जे में डूबी हुई वहाँ की सोसाइटी है या मुल्क है, वहाँ की स्टेट फेल्ड स्टेट है। मैं सिंपली कहूँगा वो एक फेल्ड कम्युनिटी या फेल्ड स्टेट है।
तो उनको चाहिए था कि वो अपने घर की तरफ ध्यान दे। हमारा हमारा तो एक बड़ा मुल्क है, ये छोटा सा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, और हमारा मुल्क तो बहुत एक वसी बहुत बड़ा मुल्क है। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब पे पूरा भरोसा है, अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, और एस्टेब्लिशमेंट पे खासकर हमें पूरा भरोसा है। वो जम्मू कश्मीर का ख्याल अच्छी तरह से रख सकते हैं। पाकिस्तान को अपने हालात पे नजर रखनी चाहिए, अपने घर के हालात देखने चाहिए, उन्हें हमारे मामलात में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। और ये जब वो जम्मू कश्मीर को एक मुतनाज़िया मसला बताते हैं कि ये जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़िया डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो जब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो वो 370 को डिस्कस क्यों करते हैं? फिर वो फिर डिलिमिटेशन कमीशन को डिस्कस क्यों करते हैं? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। कल को डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, आ गया, इसके बाद सेंसस होगी, इसके बाद कई और चीजें सामने निकल के आएंगी। तो ये हमारा ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके हिसाब से हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट चलेगी। ये किसी के मुल्क के कहने से या उनके फ्रस्ट्रेशन से हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर नहीं चलने वाली है। ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही चलेगी, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही चलेगी। तो मेरा तो एक ही उनसे गुजारिश होगी, क्योंकि मेरी उनको एक ही नसीहत होगी, बल्कि मैं कहूँगा नसीहत ये होगी कि वो अपने मुल्क पे ध्यान दे, हमारे जम्मू कश्मीर पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मतलब ध्यान रखने पाकिस्तान के वाले, लिए, है ना, पाकिस्तान जी के जी लिए। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के लिए मेरी यही नसीहत है कि हमारा ध्यान रखने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारा ध्यान रखने के लिए काफ़ी है। आप अपने मुल्क पे ध्यान दीजिए, जो एक मुल्क डूबा हुआ है, कर्जे के बोझ तले डूबा हुआ है। आप अपने मुल्क का ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे पास अपना बहुत बड़ा मुल्क है। ओके, चलो, दैट बिकम्स वेरी वेरी एम्फेटिक एंड वेरी क्लियर। अभी जो अपने फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा कि इट विल चेंज द डेमोग्राफी ऑफ जे एंड के, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी इस डिलिमिटेशन कमीशन की जब रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होंगी। और ऑब्वियसली अगला जो स्टेप है वो तो इलेक्शंस का है, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, फिर गवर्नमेंट बनेगी। तो इसकी वजह से डेमोग्राफी कैसे चेंज हो सकती है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें, वो अब काफ़ी उम्र को पहुंच चुके हैं, उन्हें सियासत से अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में या हर जगह एक उम्र होती है बात करने की। जैसे मतलब हमारे सिविल डिपार्टमेंट में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक उम्र तक उनको उस डिपार्टमेंट में रखा जाता है, फिर उनको रिटायर्ड किया जाता है ताकि वो अब आराम से घर पे बैठे। अब उनकी उम्र सियासत करने के लिए नहीं रही है, उनको पता ही नहीं चलता है कि बोलना क्या है और कब बोलना है और कैसे बोलना है। इसका और डेमोग्राफिक के साथ, डेमोग्राफिक चेंजेस के साथ क्या वास्ता है, ये लॉजिक मुझे आज तक अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो जाएगी जम्मू कश्मीर की। मेरी तो एक ही गुजारिश होगी फारूक साहब से कि आप जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के नौजवानों की बात करें। आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, पीडीपी फ्रस्ट्रेशन की शिकार हैं, एनसी फ्रस्ट्रेशन की शिकार है, और कई सियासी पार्टियां फ्रस्ट्रेशन की शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पे अब अगले इलेक्शन में नए फेसेस उभर के आएंगे। ये वो लोग खुद देखेंगे, यहाँ पे एक नई लीडरशिप का कयाम होने वाला है, नई गवर्नमेंट का कयाम होने वाला है। तो इसमें तो फ्रस्ट्रेशन आएगी ही आएगी, क्योंकि पिछले 70 सालों से इन्होंने ही कश्मीर को लूटा है। पिछले 70 सालों से इन्होंने ही हमें कई एजेंसीज के हाथों बेच दिया है, यहाँ के नौजवानों का खून चूसते रहे, यहाँ पे बेरोजगारी का इस्तेसाल किया गया, कभी मजहब के नाम पे नौजवानों का इस्तेसाल किया गया, कभी रोजगार के नाम पे इस्तेसाल किया गया। ये तो तब भी बोलते थे कि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंजेस होंगी जब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपका मुल्क अगर आपका स्टेट तरक्की कर रहा है तो डेमोग्राफिक चेंजेस कहाँ से हो गई? और सबसे बड़ी मिसाल फारूक साहब के लिए मेरी ये रहेगी, अगर डेमोग्राफी किसी कम्युनिटी के आने जाने से चेंज होती है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई पिछले 30 साल से जम्मू में रह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोगों ने कश्मीरी भाषा भी सीखी है अभी तक।
जम्मू के जो लोकल रेजिडेंट है, डेमोग्राफिक चेंजेस की बात ही नहीं। या दिल्ली में रह रहे हैं तो उन्होंने वहां के सिखों को कैसे आज तक वो उनको पंडित ये हिंदू नहीं बना पाए, या उनका जो वहां पे कल्चर है बाकी चीजें हैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, तो डेमोग्राफिक चेंजेस कहाँ से होनी है। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, बाकी कुछ नहीं है। और उनको पता है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो काफी टफ होगा उनके लिए और चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ के नौजवान अब आगे आ चुके हैं और जो मेन स्ट्रीम में ओपनली आ रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने मुल्क की, अपनी हिंदुस्तान की, अपने भारत देश की बात करते हैं। तो अब लीडरशिप नहीं आएगी, उसी की फ्रस्ट्रेशन में ये सारा कुछ ये बोल रहे हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि कब क्या बोलना है और क्या हकीकत है। और ये लोगों को और खासकर नौजवानों को गुमराह करने के लिए ये बयानबाजी की जाती है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस होंगी, यहाँ पे मस्जिदों पे ताले लगेंगे, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या होगा, नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। ऐसा एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है यहाँ के रीजनल लोकल पार्टीज के ही जरिए से, जैसा कि वो ऐसा है ही नहीं कुछ। ये एक फॉल्स नैरेटिव है। बाकी इनकी एक फ्रस्ट्रेशन है, तो इनके फ्रस्ट्रेशन का हम आदर करते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली सिराज, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन। स्पेशली जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था, और ऑफ कोर्स बाद में भी मैं टच में था, तो इन्होंने इंडियन आर्मी ने एक अफ़गान टेररिस्ट को कैप्चर किया था। उस टाइम की बात है। तो जब उसका इंट्रोगेशन हुआ तो उसने कहा कि उसको जो पढ़ाया गया था वहाँ पे कि कश्मीर में तो पता नहीं कितना अत्याचार हो रहा, कितना बलात्कार हो रहा, और इंडियन आर्मी पता नहीं क्या क्या कर रही, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या क्या कर रही। और यहाँ के मैं देखता हूँ तो यहाँ के तो मुझे पता चला कि ये तो बाकी सभी जगह के कंपैरिजन में, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जहाँ जहाँ पे वो रहा, एक्चुअली एक दो कंट्री और भी उसने ट्रैवल किए हुए थे, जी। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे यू नो एक प्रो इस्लामिक एनवायरनमेंट, या मस्जिदें अपना काम कर रही हैं, लोग पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि उसको क्या एक्चुअली पढ़ाया गया था, क्या सिखाया गया था, और क्या उसने यहाँ आके देखा। ऑफ कोर्स बाद में तो चलो जो भी हुआ, लीगल प्रोसीजर उसके साथ फॉलो हुआ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस अब शुरू होने वाला है, मेरा ख्याल ये है कि भी अगला तो स्टेप ये है कि इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप आएगी, और पॉलिटिकल लीडरशिप जम्मू से भी आ सकती है, कश्मीर से भी आ सकती है, बीजेपी की भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब अगर मेरे से पर्सनली आप पूछो, मुझे किसी ने बताया नहीं, पर मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब भी एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेंगे। अब वो कैसे रहेंगे ये तो मेरी गट फीलिंग है। सब मिला के एक जो कम्बिनेशन बनेगा, प्रॉब्ली विल बी द मोस्ट एक्सेप्टेबल लीडर। बट ऑफ कोर्स हमें आगे का नहीं पता, ये तो खाली अजम्पशन ही है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि पाकिस्तान या इस तरह के जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया जाए। तो उसमें एक्चुअली कल परसों का जो आपने देखा है कि पुलिस का जो ऑफिशियल था उसको किसी टेररिस्ट ने मारा, आपने भी उसके ऊपर ट्वीट दिया। तो एक तो मुझे ये जानना था कि अभी फॉरेन टेररिस्ट कितने हैं वहाँ पे, और लोकल सपोर्ट एक्चुअली कितना है। मैं मानता हूँ कि कम है, मगर आपसे थोड़ा और मेरे को बेटर इन्फॉर्मेशन मिलने की उम्मीद है। आप बताएं इस बारे में। देखिए, जहाँ तक यहाँ मिलिटेंसी या टेररिज्म की बात करें, उनकी तो हमेशा कोशिश रहेगी कि माहौल को डिस्टर्ब कैसे किया जाए और यहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप को कैसे डिरेल किया जाए, या डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं या स्टार्ट हो रहे हैं उनसे तवज्जो हटा के एक कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट की जाए, ताकि लोगों में इंतशार फैलाया जाए या खासकर नौजवानों में इंतशार फैलाया जाए और उनको मिलिटेंसी की राह पे या तशद्दुद की राह पे चलाया जाए। उसमें खास रोल रहा पाकिस्तान का। तो आज ही के दिन अर्ली मॉर्निंग एक पुलिस वाले को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, जबकि वो छुट्टी पे गया था और आज शायद वो ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था, बाइक पे जा रहा था, तो टेररिस्ट ने उन पे गोलियां चलाई, तो जिसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट मैंने सुना कि वो शहीद भी हो चुके हैं। उनकी कोशिश रहेगी अमन को खराब करने के लिए, तो वो तो 70 सालों से 1947 से ही कर रहे थे। तो आपने सही कहा कि वहाँ पे उनको एक मैसेज पढ़ाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में अजानों पे पाबंदियां हैं, वहाँ की लड़कियों के साथ इंडियन आर्मी मतलब फिजिकल टॉर्चर करते हैं, बाकी चीजें। हाँ,
मैं एक बात क्लियरली कहूंगा, यहाँ पे ये एक बात सच है, लेकिन थोड़ा उल्टा समझना पड़ेगा, तवारीख के पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में जब कबायली रेड हुई तो हमारी बहनों के साथ उन्होंने फिजिकल टॉर्चर किया। अफगानी कबाइल नहीं थे वो, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी थी सिविक फैटिग में, तो सिविल ड्रेस में आए थे। उन्होंने यहाँ पे हमारी बहनों के साथ गलत किया। 250 लड़कियों का रेप किया गया उस टाइम। तो जब वो यहाँ पे पहुंचे, या मिलिटेंट यहाँ पे पहुंचते हैं, टेररिस्ट यहाँ पे पहुंचते हैं, तो उन्हें यहाँ पे एक प्रो रिलीजियस माहौल ऐसा है कि आपने अगर खुद देखा होगा, यहाँ पे शिया कम्युनिटी, शिया मस्जिदों में कभी धमाके नहीं होते, यहाँ पे सुन्नी मस्जिद में कभी धमाके नहीं होते, यहाँ ईद के जो प्रोसेशन होता है उस पर गोलियां नहीं चलती है, किसी भी सूरत में नहीं, बल्कि यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जाती है। हिंदू जो कम्युनिटी है वो मुसलमानों के घर ईद की मुबारकबाद देने जाते हैं। शिया सुन्नी तो फिर भी मुसलमान ही है, सारे एक ही कम्युनिटी के हैं, उनकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज है, अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, हम एक दूसरे को मिठाइयाँ तक घर लेके जाते हैं। तो उसी माहौल को बिगाड़ने के लिए एक साजिश के तहत तो पहले कश्मीरी पंडित भाइयों को हमसे अलग किया गया। अब ये साजिश रचाई जाती है कि डेमोग्राफिक चेंजेस होंगी, पता नहीं मस्जिदों पे ताले लगेंगे, अजानें बंद होगी, लाउड स्पीकर डाउन होंगे, बाकी चीजें होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट बनाई गई है, हालांकि ये सेंसिटिव स्टेट नहीं है। इसको एक नैरेटिव के तहत सेंसिटिव स्टेट बनाया गया है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बल्कि उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस लिहाज से है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दफा 370 को जब एब्रोगेट किया, तब से यहाँ हालात काफी बदल चुके हैं। नौजवान ओपनली सामने आ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ। उसकी मिसाल आप लाल चौक में तिरंगा रैली भी देख सकते हैं। 26 जनवरी को बच्चों की परेड भी देख सकते हैं। 15 अगस्त पे बच्चों की परेड भी देख सकते हैं। लाल चौक में ओपनली तिरंगा फहराया गया, लहराया गया, और आम लोगों ने उसकी सलामी दी। तो उसकी वजह से शायद पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन के शिकार है, या मिलिटेंट्स ऐसे हमले कर रहे हैं ताकि लोगों में एक खौफ पैदा हो। अब इलेक्शन की भी तैयारियां हो चुकी है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश यही करते हैं आम लोग कि हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इनफैक्ट हमें स्टेट भी वापस चाहिए। हम प्रेजेंट सिचुएशन जो है हमारी जे.एंड.के, ये यूटी है, लेकिन जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी इसका वादा किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया है कि हम इसको स्टेट फिर से स्टेटहुड वापस देंगे। तो हमारी गुजारिश होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें स्टेटहुड भी वापस दिया जाए, और जितना पॉसिबल हो यहाँ पे इलेक्शन भी कराए जाए, ताकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन हो, अपनी गवर्नमेंट हो। तो सिराज, अच्छा अगर मैं कहूँ कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है बीजेपी की गवर्नमेंट बनने की इस डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद? और टोटल सीट्स भी आपके सामने हैं 90, जम्मू में कितनी है, कश्मीर में कितनी है, क्या प्रोबेबिलिटी लगती है आपको एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज सिराज एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो कितनी पॉसिबिलिटी लगती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन सकती है वहाँ पे? अगर तजिया किया जाए, इस सियासी नजरिए से तजिया किया जाए जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो जहां तक बीजेपी की बात है, जम्मू डिवीजन में तो काफी सीटें पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी को मिली है। और अब की बार जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें से अगर वोटिंग अच्छे तरह से हुई, पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाती है कश्मीर में, कई एक कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जिनमें बाइकआउट होता था, तो हालात के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे अगर 10%, 50% वोटिंग होती थी, या उससे कम भी होती थी, तो हमें लगता है कि अब की बार 75 या 80%, 90% तक पोलिंग होनी ही चाहिए। जिस तरह से हालात समझ रहे हैं हम कि हालात सुधर रहे हैं, अगर 90% यहाँ वोटिंग होती है, तो एक नई सरकार उभर के आएगी, जिसमें से काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे कश्मीर डिवीजन से की मैं अगर बात करूंगा। लेकिन जो अगली सरकार बनेगी, उसमें पार्ट एंड पार्सल बीजेपी का एक कलीदी रोल रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। चाहे बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर फिर क्यों ना हो, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन एक कलीदी रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल होगा बीजेपी का नेक्स्ट गवर्नमेंट। ओके सिराज, दैट्स रियली वेरी गुड आंसर। और ये बताओ, अगले इलेक्शन में
मैं सिराज को एक कैंडिडेट के रूप में देख रहा हूँ क्या? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। बेसिकली हम लोगों की बात करते हैं और समाजी काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट में काम करूंगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है कि यहाँ पे कोई भी 18+ जो भी होगा बालिग, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क की यही तो खुसूसियत है, यहाँ पे मजहब नहीं देखा जाता है, यहाँ इंसान गिने जाते हैं, यहाँ पे मजहब नहीं गिने जाते हैं। वी आर प्राउड टू बी इंडियन, और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे फख्र है। थैंक यू सिराज, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुआ आज आपके साथ। और यस, मैं पॉलिटिकल प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑफ कोर्स अभी इलेक्शंस और उसके बाद में आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि स्टेट हुड भी वापस आने वाला है। सो थैंक यू सो मच सिराज, इट इज़ रियली प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Discussion सुना, वंडरफुल डिस्कशन विद सिराज, एंड ही वाज क्वाइट फ्रैंक एंड क्वाइट ब्लंट। ऑब्वियसली जो वहाँ पे पार्टी हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे आर गोइंग टू हैव टफ टाइम। इट्स एडवांटेज बीजेपी in Jammu and Kashmir. So we really welcome the political process which is just taking off now in Jammu and Kashmir. So thank you so much. I hope you like the video. I will see you in next video.